हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिमांड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे इंडिविजुअल डिमांड के और मार्केट डिमांड्स के। इस वीडियो से हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि है डिमांड शेड्यूल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मांग तालिका। सबसे पहले हम इसके मतलब को जानते हैं कि डिमांड शेड्यूल का मतलब होता क्या है। मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल: डिमांड शेड्यूल is a list of different unit of a commodity which is brought by a person at a specified time at different prices। इसका मतलब डिमांड शेड्यूल या डिमांड तालिका एक लिस्ट है डिफरेंट कमोडिटी की, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की, जो एक पर्सन खरीदता है एक स्पेसिफाइड टाइम पे और अलग अलग प्राइस पे। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? कुछ नहीं, एक सिर्फ लिस्ट है जो क्या शो करता है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शो करता है, जो कि एक इंसान, एक व्यक्ति खरीदता है वो कमोडिटी को एक स्पेसिफाइड टाइम पे और प्राइस पे। मांग तालिका एक निश्चित समय में किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाती है। तो मीनिंग से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि डिमांड शेड्यूल जो है वो एक टेबल है, और टेबल किसके फॉर्म में है? नंबर के फॉर्म में। तो इट इज़ अ न्यूमेरिकल टेबल ऑफ यूनिट डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस। तो एक न्यूमेरिकल टेबल है अलग अलग यूनिट ऑफ कमोडिटी की जो डिमांडेड की जाती है अलग अलग प्राइस पे। It shows functional relationship between quantity demanded and its various price। वो क्या शो करती है? उनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप शो करती है। और रिलेशनशिप किसके बीच में शो करती है? क्वांटिटी डिमांडेड की के बीच में और उसके अलग अलग प्राइस के बीच में। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? एक लिस्ट है, एक टेबल है जो कि नंबर के फॉर्म में होता है, और नंबर के फॉर्म में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट ऑफ कमोडिटी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कंज्यूमर खरीदता है स्पेसिफाइड टाइम पे, स्पेसिफाइड प्राइस पे। और यहाँ पर एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो किया जाता है। वो फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और उसके अलग अलग प्राइस के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मांग तालिका के प्रकार। तो जो डिमांड शेड्यूल है वो दो प्रकार की है। सबसे पहला वाला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिगत मांग तालिका बोलते हैं, और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसे हम हिंदी में बाजार मांग तालिका बोलते हैं। तो हम इन दोनों टाइप को अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाला प्रकार या टाइप है जो कि है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। Individual demand schedule is a table consisting of various units of commodity demanded by a particular buyer at different prices in a specific time period। अगर हम व्यक्तिगत मांग तालिका की बात करें तो व्यक्तिगत मांग तालिका किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है जो किसी एक क्रेता विशेष द्वारा बाजार में विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय अवधि में खरीदी जाती है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो बहुत सारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को बताता है, और वो कमोडिटीज़ एक पर्टिकुलर बायर ने ही डिमांड की गई है, या एक पर्टिकुलर बायर की, एक पर्टिकुलर खरीदार की ही इच्छा है, डिमांड है, और वो ही एक प्रोडक्ट को या अलग अलग कमोडिटी को खरीद रहा है अलग अलग प्राइस में और एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जिसके अंदर हम बहुत सारे यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ जो है उसको दर्शाते हैं, और वो सब कमोडिटीज़ जो है, वो सब यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो एक इंडिविजुअल बायर की डिमांडेड कमोडिटी है जो वो खरीद रहा है अलग अलग प्राइस पे और एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, जैसे कि एन इमेजिनरी डिमांड फॉर शुगर बाय कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस गिवन। एक इमेजिनरी प्राइस है एक शुगर की, शक्कर की, जो कंज्यूमर खरीद रहा है डिफरेंट प्राइस पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टेबल में प्राइस ऑफ शुगर देके रखी हुई है, मतलब शक्कर की कीमत देके रखी हुई है,
और दूसरे तरफ जो है क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब मांगी गई मात्रा किलोग्राम में दी गई है। तो सबसे पहले 10 रुपये पर केजी का शुगर प्राइस देके रखा हुआ है और उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 100। इसका मतलब है अगर शुगर की प्राइस 10 रुपये पर केजी है तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर बायर ने कितना केजी खरीदा है शुगर का, 100 केजी खरीदा है। लेकिन जब प्राइस जो है 8 रुपये हो जाता है, 8 रुपये पर केजी हो जाता है, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकता है, ज़्यादा खरीद सकता है, क्योंकि प्राइस की कीमत जो हो गई है वो क्या हो गई है, या शुगर की कीमत क्या हो गई है, वो कम हो गई। तो 8 रुपये केजी जब शुगर हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसने कितनी क्वांटिटी डिमांडेड करी है, 200 क्वांटिटी या 200 केजी शुगर की। जब 6 रुपये पर केजी शुगर हो जाती है तो 400 वो क्वांटिटी खरीद रहा है, 400 किलो शुगर खरीद रहा है। और जब 4 रुपीज़ पर केजी शुगर हो जाती है तो वो क्वांटिटी डिमांड कर सकता है या कर रहा है 700 केजीज़। तो हम देख सकते हैं टेबल से क्लियरली ये समझ में आ सकता है कि जैसे जैसे एक कमोडिटी की, एक वस्तु की प्राइस गिरती है तो उस टाइम पे उस वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, उसकी जो मांग होती है वो क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे 10 रुपये पर केजी अगर हमारा शुगर था तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर बायर 100 रुपये या 100 केजी जो है वो शुगर खरीद रहा था। लेकिन जब शुगर की प्राइस 2 रुपये घट गई तो उस टाइम पे उसने शुगर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी और उसने 200 केजी शुगर खरीदी। वैसे ही जब 6 रुपये पर केजी हो गया तो 400 केजी शुगर खरीदी जा सकती है। तो वैसे ही जैसे जैसे प्राइस अगर एक प्रोडक्ट की, कमोडिटी की अगर डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है, जो डिमांड होती है उस कमोडिटी की, वो क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी जो है डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड जो है उस कमोडिटी की, वो क्या होती है, गिरती है। नेक्स्ट टाइप है जो कि है मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसे हम हिंदी में बाजार मांग तालिका बोलते हैं। देर आर मेनी बायर्स ऑफ अ कमोडिटी इन अ मार्केट। इसका मतलब है बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं। एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे खरीदार होते हैं। एट वेरियस प्राइस दे हैव डिफरेंट डिमांड। अलग अलग प्राइस पे उनकी अलग अलग डिमांड होती है। Hence, market demand schedule shows total market demand of the commodity of all the consumer. तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है, टोटल मार्केट डिमांड शो करता है हर कमोडिटी की, और वो डिमांड किसकी होती है, ऑल कंज्यूमर की होती है। Hence, the total of their individual demand at different prices will give market demand schedule. हर एक इंडिविजुअल डिमांड को जब हम टोटल कर लेते हैं और वो जब इंडिविजुअल डिमांड अगर टोटल की जाती है अलग अलग प्राइसेस से रिलेटेड, तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाती है। अगर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को भी एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो यहाँ पर आपको एक शेड्यूल देके रखा है, एक तालिका देके रखी हुई है, जिसके अंदर सबसे पहला लिखा हुआ है जो कि है पर यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हर एक यूनिट जो एक कमोडिटी की है उसकी पर प्राइस देके रखी हुई है। फिर उसके बाद है क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। यहाँ पर डिमांड जो है कंज्यूमर ए की है, फिर उसके बाद बी की और सी की, और उसके बाद तीनों कंज्यूमर की जो डिमांड है उसका टोटल है। जैसे कि हमने ऊपर ही एग्जांपल देखा था शुगर का, तो आप समझ लीजिए इसको भी हम शुगर के हिसाब से ही करते हैं। तो अगर जब शुगर की प्राइस 10 रुपये पर केजी थी तो जो ए कंज्यूमर था उसने 100 केजी शुगर खरीदी, बी वाले ने 50 और सी वाले ने 70 केजी शुगर खरीदी। लेकिन जब शुगर की कीमत 8 रुपये हो गई तो उस टाइम पे ए वाले ने 200 केजी खरीदा, बी वाले ने 120 खरीदा और सी वाले ने 180 खरीदा। पहले वाले कंडीशन में उनका टोटल डिमांड जो हो रहा था वो कितना था, 220, दूसरे वाले पे 550। तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड को टोटल कर लेते हैं तो एक तरीके से मार्केट डिमांड बन जाता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इंसान से ही हम मार्केट बनाते हैं। तो जब इंडिविजुअल डिमांड हमारा टोटल होते जाएगा तो वही हमारा मार्केट डिमांड बन जाएगा।
और आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि जैसे प्राइस जो थी अगर वो बढ़ी हुई है तो उस टाइम पे कंज्यूमर जो है वो कितनी क्वांटिटी खरीदता है, कम क्वांटिटी खरीदता है। लेकिन जैसे ही वो प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर जो है या बायर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है और ज़्यादा क्वांटिटी को खरीदता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डिमांड कर्व, जिसे हम हिंदी में मांग वक्र बोलते हैं। डिमांड कर्व क्या होता है वो हम देखते हैं अब। When demand schedule is represented graphically, then it is called demand curve. जब हम मांग तालिका को ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे तो वो हमारा मांग वक्र कहलाता है, या जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो वो ही हमारा डिमांड कर्व कहलाएगा। Demand curve shows the relationship between price of a commodity and its demand. Demand curve क्या शो करता है? एक रिलेशनशिप शो करता है, और वो रिलेशनशिप किसके बीच में होती है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और उसके डिमांड के। मतलब एक वस्तु की कीमत और उस वस्तु की क्या मांग है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिमांड कर्व दर्शाता है। तो डिमांड कर्व एक तरीके से रिलेशनशिप दर्शाता है, और वो रिलेशनशिप किसके बीच में होती है? एक कमोडिटी की प्राइस के और उनकी डिमांड के बीच में। Similar to demand schedule, demand curve is also of two type. जैसे हमारी जो मांग तालिका है वो दो प्रकार की है, वैसे ही जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वो भी दो प्रकार के हैं। सबसे पहला वाला है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिगत मांग वक्र बोलेंगे, या और दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व, जिसे हम हिंदी में बाजार मांग वक्र बोलते हैं। If the curve is drawn on the basis of individual demand schedule, then it is called individual demand curve. अगर हमारा कर्व जो है या हमारा जो हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को देख के बनाया है, तो वो कर्व हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाएगा। लेकिन अगर हम डिमांड कर्व जो है वो मार्केट डिमांड शेड्यूल को देख के बना रहे हैं, तो जो भी कर्व बनेगा उसे हम मार्केट डिमांड कर्व बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर एक ग्राफ शो किया गया है, उसमें हमने एक इमेजिनरी डिमांड कर्व को शो किया है। इन द डायग्राम OX line or x-axis shows quantity demanded and OY line or y-axis shows price of the commodity. आप देख सकते हैं ऊपर एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर जो OX लाइन है जिसे हम x एक्सिस बोलते हैं, वहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब को कितनी क्वांटिटीज जो है वो एक कंज्यूमर ने डिमांड की है। और OY वाले में या OY लाइन में, जिसे हम Y एक्सिस बोलते हैं, उसमें हमने उस वस्तु की कीमतों को दर्शाया है। DD is the demand curve which slopes downward from left to right, which shows that price and quantity demanded are inversely related. D और D, जो DD कर्व बना है उसे हम डिमांड कर्व की तरह दर्शाते हैं, और जो डिमांड कर्व का स्लोप है, जो ढलान है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक है, और वो है लेफ्ट से लेकर राइट तक। जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे गिर रहा है, और कहाँ से है? लेफ्ट से लेकर राइट तक। और ये डाउनवर्ड स्लोप जो है, ये डाउनवर्ड ढलान जो है, वो क्या दर्शाता है? कीमत और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप। उसका मतलब है कि जैसे जैसे एक वस्तु की प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो मांग है, उसकी जो डिमांड है, वो क्या होती है? कम होती है। और जैसे ही एक वस्तु की प्राइस कम होगी तो उसी की डिमांड जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसलिए जो डिमांड कर्व है, जो DD कर्व है यहाँ पर, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि
हमारे जो प्राइस होते हैं कमोडिटी की और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और इसी के वजह से जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब वो ऊपर से नीचे गिरता है लेफ्ट से लेकर राइट तक। इट मीन्स इफ वन राइज अदर फॉल्स एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है अगर प्राइस बढ़ रही है तो दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड है वो गिरेगा, या प्राइस गिर रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। इफ प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स और and if price falls demand rises. When price of the commodity is PQ then the demand is OQ. जैसे कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो PQ है तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी क्या हो जाएगा, OQ. If the price of the commodity falls respectively to P1 or Q1 and then P2, Q2, then the quantity demanded rises to OQ1 and OQ2 रिस्पेक्टिवली। अगर जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो गिरेगी, P1 से लेकर Q1 तक आ जाए, P1 Q1 हो जाएगी और P2 Q2 हो जाएगी, तो उस टाइम पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको एक तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं जैसे कि ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है। तो डिमांड कर्व एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का। अगर हम इंडिविजुअल शेड्यूल को या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में शो कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाएगा, और अगर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। जो डिमांड कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है, उसकी जो ढलान होती है वो डाउनवर्ड होती है, मतलब नीचे गिरती हुई रहती है। और कहाँ से होती है वो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और उसके पीछे कारण ये होता है कि जो प्राइस है एक कमोडिटी की, एक वस्तु की, और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स संबंध होता है या विपरीत संबंध होता है, जिसी की वजह से जो डिमांड कर्व है या मांग वक्र है वो क्या होता है, नीचे गिरता है। अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसी टाइम पे उस कमोडिटी की डिमांड घट जाएगी, लेकिन अगर कमोडिटी की प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी जो डिमांडेड होगी उस कमोडिटी की वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। इसलिए डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि उन प्राइस और मांग के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है या विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है अजम्पशन ऑफ डिमांड कर्व, मांग वक्र की मान्यताएं। तो क्या क्या मान्यताएं हैं इस कर्व की वो हम देखेंगे। सबसे पहली वाली अजम्पशन या मान्यताएं हैं, देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर इंटरेस्ट, नेचर एंड फैशन। जैसे कि हमने देखा था एक डिमांड कमोडिटी की कैसे होती है, कंज्यूमर की इनकम के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अकॉर्डिंग, कुछ रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक कमोडिटी की क्या है, डिमांड होती है। तो अगर हम हर चीज़ को कांस्टेंट रख दें सिर्फ प्राइस को छोड़ के, तो एक डिमांड जो है वो डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग शो करेगा, और उसी बेसिस पे हमारा डिमांड कर्व बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ हम प्राइस और डिमांड को लेके चले तो प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी। तो इसलिए ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि प्राइस को छोड़ के बाकी जो भी कंज्यूमर का टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, फैशन है, नेचर्स हैं, वो सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। सेकेंड अजम्पशन है इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो उपभोक्ता है उसकी आय कैसी रहती है, यहाँ पर स्थिर रहती है, मतलब उपभोक्ता की आय जो है वो स्थिर बनी रहती है। जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि जो डिमांड है वो 5 कंपोनेंट को अगर हम देखें तो उससे अब एक प्रोडक्ट की डिमांड बन सकती है। प्राइस को छोड़ के बाकी चारों चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तब हम डिमांड कर्व को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिमांड कर्व भी इस मान्यता पे चलता है, इस अजम्पशन पे चलता है कि जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है वो कांस्टेंट रहती है, हमेशा स्थिर रहती है। उसके बाद है डिमांड कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी।
जो डिमांड कर्व है वो एक तरीके से इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस के बीच में और डिमांड कमोडिटी के बीच में। ये इसी मान्यता पे या इसी अजम्पशन पे हम डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के रूप में। तो कौन कौन सा अजम्पशन रहेगा डिमांड कर्व के लिए कि कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंसेस, नेचर या इंटरेस्ट वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि कंज्यूमर की इनकम भी जो है वो क्या रहेगी, हमेशा स्थिर रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और डिमांड कर्व हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप है जो शो करेगा। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि वो प्राइस और डिमांड के बीच में जो संबंध होंगे वो कैसे होंगे, विपरीत संबंध होंगे, इन्वर्स रिलेशनशिप होगी।